हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा मौर्य। वेलकम टू आवर चैनल। सो हमने एक सीरीज़ शुरू की है फास्ट रिवीजन, जिसमें हम आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के, वो रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। एज अ सेड, दिस इज़ गोइंग टू बी रिविजन, नॉट अ डीप फुल फ्लेजेड लेक्चर। सो इसमें चीज़ें थोड़ी फास्ट होंगी, बट हाँ ऐसी होंगी कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो आज हम करेंगे आपके 11th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। उसमें से जो जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट हैं उनको आज हम रिवाइज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके चलो, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जाननी है कि कौन सी चीज़ें लिविंग है, कौन सी नहीं। हालांकि ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर में उन्होंने कहा है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, आप उनकी कैरेक्टर्स बता सकते हो, प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा अलग होगा। तो हम क्या कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, वो कैसे लिविंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम एक्चुअली 4 पार्ट में पहले तोड़ सकते हैं। इस चैप्टर में हम पहला पार्ट जो पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। थर्ड पार्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। एंड फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टी है। हम कहते हैं कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रोथ करेगा, ऑब्वियसली वो रिप्रोड्यूस करेगा, देन उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा, एंड वो कॉन्शियस होगा। ओके, सो इनमें से हम कुछ ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में एनसीईआरटी में दिया है और जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो हम ग्रोथ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे एंड कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके अंदर ही रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस में ही आ जाएगा आपका। चलो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ग्रोथ। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो हम एक्चुअली वो चीज़ क्या कर रही है, तो वो चीज़ का ऑब्वियसली साइज़ बड़ा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ए थिंग विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू बी। सो ए की ग्रोथ हुई और वो बी में कन्वर्ट हुआ, तो ग्रोथ में क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि साइज इंक्रीज हुआ है। ओके, तो फर्स्ट वी कैन से दैट ग्रोथ में साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन साइज। देन दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि जो ए था उसका जो वेट था वो ऑब्वियसली कम था, जब उसका ग्रोथ हुआ तो वेट इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास। ओके, सो इट इज ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो इसके पास ए टाइम इस कंडीशन में जितने सेल्स थे उससे सेल ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे बी वाले में। सो इंक्रीज इन सेल नंबर। ये सारे अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी शो करता है, अगर वो ग्रो कर रहा होगा, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर ये मैंने बात की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली मल्टी सेलुलर है, अगर मैं एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो वो कैसे ग्रो करेगा? ग्रोथ इन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी growth in unicellular living organism.
एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैक्टीरिया, ओके, which has nucleoid and cytoplasm. So it's a unicellular living organism. अगर इसे डिवाइड करना है तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा, डिवीजन करके अपने 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। ये उसके 2 डॉटर सेल्स हो गए, यही उसका ग्रोथ भी हो गया, यही उसका डिवीजन भी हो गया और यही उसका रिप्रोडक्शन भी हो गया। कोई भी बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है तो अपने आप को डिवाइड करता है और ग्रो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि पहले एक बैक्टीरिया था, अब 2 बैक्टीरिया है। दैट मीन्स ये ग्रोथ हो गई, ये डिवीजन भी हो गया और ये रिप्रोडक्शन भी हो गया। सो इन यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इज रिप्रोडक्शन, और वी कैन से दे आर सिनोनिम्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ओके। तो यहाँ पर चीज़ ऐसी होती है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइज में इंक्रीज होता है। अब एक बात आती है, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ। क्या कोई नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ करता है? तो जनरली हम सब कहेंगे ना, बट एक लिविंग थिंग है या ऐसे बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग हैं जिनके अंदर हमें एक पर्टिकुलर ग्रोथ जैसे सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स। रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं, पहले वो सैंड ड्यून ऐसा था, ठीक है। अब बहुत ज़ोर से हवा आएगी किसी, सपोज इस डायरेक्शन से, तो इसके ऊपर और सैंड डिपॉजिट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली इसका ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है, साइज़ में इंक्रीज़ होना। ऑब्वियसली ये साइज़ में इंक्रीज़ हो गया, इसके मास में इंक्रीज़ हुआ है, तो ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है। हालांकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग में भी देखने मिल सकता है। लेकिन ये कैसा ग्रोथ है? ये आउटसाइड ग्रोथ है, जो डिपोजिशन हुआ है वो आउटसाइड से हुआ है, तो ऐसे ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। तो दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ है वो इनसाइड होती है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ प्लांट, ओके, ये एक प्लांट है, इसमें ग्रोथ हुई, तो ये जो ग्रोथ हुई है वो इंटरनल ग्रोथ है। कभी ऐसा नहीं होता कि ओके बाहर से प्रोटीन डिपॉजिट हो गए, बाहर से कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो गए, बाहर से मिनरल डिपॉजिट हो गया और एक छोटा सा प्लांट बड़ा हो गया। नहीं, ये जो ग्रोथ होती है हमेशा, इवन हम में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ है। ओके, तो आप सब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, बट क्या वो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिससे आप ग्रो लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो कर रहा है। तो अगर मैं कह दूँ कि हाँ जो चीज़ ग्रो कर रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन ये सैंड ड्यून्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ प्रॉपर्टी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और डिफाइनिंग में भी कौन सा आएगा? इंट्रिंसिक ग्रोथ। सो पहले हमें ये पता चलता है इस पार्ट से कि जो ग्रोथ है उसमें हम ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, और लेना ही है तो हम प्रॉपरली प्रिसाइजली किसे लेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ। सो वी कैन से दैट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो विल राइट दैट हियर। is a defining property of living organism. ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन के बारे में। दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। इन
इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच का जो मेजर डिफरेंस ये होता है कि देखो गैमेट्स तो दोनों में बनेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है और असेक्सुअल में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कि यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन भी होगा, लेकिन असेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं बट कोई फ्यूजन नहीं होता, उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। सो नो फ्यूजन इन द गैमेट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ह्यूमन्स एग्जाम्पल ले सकते हैं। सारे जितने भी मेजर एनिमल्स हैं सबके अंदर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एग्जाम्पल लेंगे हनी बी का। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा हनी बी। हनी बी में 3 तरह की कम्युनिटी होती है। एक होती है जो सबसे बड़ी होती है, वो होती है हमारी क्वीन बी विच इज़ फर्टाइल फीमेल। देन वी हैव वर्कर बी, इनफर्टाइल फीमेल। एंड में हमारे पास होते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स मेल होते हैं। अब हनी बी में क्या होता है, ये जो हनी बी है वो बहुत सारे एग ले करती है, एग्स ऑफ हनी बी। ओके, ये सारे एग फर्टिलाइज नहीं होते, ये सारे एग मेल गैमेट से फ्यूज नहीं होते। इनमें से कुछ ऐसे एग्स होते हैं जो अनफर्टिलाइज होते हैं। तो सपोज दीज आर अनफर्टिलाइज्ड एग। और ये अनफर्टिलाइज्ड एग कुछ टाइम बाद विदाउट मेल गैमेट दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रोन व्हिच इज अ मेल बी। सो यहाँ पे देखा आपने कि गैमेट तो बने बट उनके बीच में फ्यूजन नहीं हुआ, विदाउट फ्यूजन ड्रोन बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमें हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस देखने मिलता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल ये हमारा ये हो गया, हमने इसको पढ़ लिया कि सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, बहुत सारे एनिमल है सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और असेक्सुअल का एग्जांपल हनी बी हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सारे हम अगर मैं कहूँ कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब जो रिप्रोड्यूस करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा मैं कह सकती हूँ? हाँ, हालांकि सही है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? तो मैं कहूँगी नो। हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है, ओके, 80 साल का, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ह्यूमन कपल। तो क्या मैं उन्हें कह सकती हूँ कि नहीं अब तुम लिविंग नहीं रहे क्योंकि तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? या फिर जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। या फिर हमारे पास और भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो है म्यूल का। व्हाट इज म्यूल? म्यूल क्या होता है? म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। सो इट्स अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। यहाँ पे हमने जो हॉर्स है वो फीमेल हॉर्स ली है और डोंकी एज अ मेल लिया है, और इनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया, एंड आफ्टर दैट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमें मिला है म्यूल। अब म्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली, लेकिन एक म्यूल रिप्रोड्यूस करके दूसरा म्यूल नहीं बना सकता क्योंकि दे आर इनफर्टाइल, उनके पास कोई भी सेक्सुअल गैमेट नहीं होता, तो वो किसी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरा म्यूल चाहिए तो आपको वापस से फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो म्यूल है वो हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ये बात सच है कि कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूल का। देन वर्कर भी इनफर्टाइल होती है, वो कभी भी रिप्रोड्यूस इनफर्टाइल,
जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो वर्कर भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो है, म्यूल भी है, इवन ह्यूमन कपल्स भी हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। तो रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट अ defining property of living organism. Okay, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जो है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस चलते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। जैसे आप रेस्पायर कर रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन हो रहा है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इन सारे केमिकल रिएक्शन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उन्हें मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? ऑल द रिएक्शन ऑकरिंग इन अ ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ओके, सो all the reactions occurring in a body, in a living body, is known as metabolism. करेक्ट। अब मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होता। कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ना वो रेस्पायर कर रहा है, ना वो डाइजेशन कर रहा है, कुछ भी नहीं होता। पर क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है? एग्जैक्टली। चाहे सिंपलेस्ट हम बैक्टीरिया ही क्यों ना ले लें, वो रेस्पायर कर रहा है। अगर वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसकी मेटाबॉलिज्म है। तो सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके जितने भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, हम सबके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहता है। हमने मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक, सो वन इज catabolism and other is anabolism। ये क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या तो उसमें कोई चीज़ बन रही है या किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है। यही दो चीज़ें हो रही है, या तो हम कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई चीज़ को तोड़ रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो ऑब्वियसली उसका ब्रेक डाउन किया जा रहा है सिंपल शुगर्स में ताकि उससे एनर्जी मिले। या फिर हमारे बॉडी में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, उनको जोड़कर एक प्रोटीन बनाया जा रहा है। तो या तो हम कोई चीज़ तोड़ रहे हैं या तो हम कोई चीज़ बना रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म। और अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर is an example of catabolism. And what is anabolism? Formation. तो किसका फॉर्मेशन? बहुत सारे अमाइनो एसिड है हमारे पास। हम अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड जोड़कर क्या बना रहे हैं? एक प्रोटीन। ये एग्जाम्पल हो गया एनाबॉलिज्म का। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं। तो क्या ये मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है? ओब्वियसली कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो। अगर ना हो तो वो लिविंग कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो करता है उसको ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वायरस के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता जब वो बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि वो अगर बॉडी के बाहर है तो एक नॉर्मल स्पेन की तरह ना तो वो रेस्पायर करेगा, ना तो डाइजेशन, ना तो कुछ भी नहीं करेगा। तो हम वायरस को ना तो लिविंग में रखते हैं ना तो नॉन लिविंग थिंग में रखते हैं, हम बीच में रखते हैं।
उसी तरीके से अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चीज़ें प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो लिविंग कहलाएगा ही नहीं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ये दोनों टाइप दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि ये एक सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। सो वी कैन राइट हियर इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी of living organism. ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे हाँ आप बैठे हो ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है वीडियो चल रहा है, वीडियो में बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी में भी बॉटनी पढ़ाया जा रहा है, सो यू नो दैट राइट। सो आप इस एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हो। कॉन्शियसनेस वो कहलाता है जिसका मतलब ये है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो आप उस एनवायरनमेंट के बारे में जानते हो, अपने सराउंडिंग के बारे में जानते हो, वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो कॉन्शियसनेस किसी भी नॉन लिविंग थिंग में आपको देखने नहीं मिलेगी। किसी भी चेयर या टेबल को नहीं पता कि वो किस एनवायरनमेंट में है, ठंडी है, गर्मी है, लाइक दे डोंट नो राइट। बट जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है उनके सराउंडिंग में टेम्परेचर कैसा है, कैसा माहौल है, ये सारी चीज़ें। तो ये कहलाती है किसी की कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टी। और कॉन्शियसनेस हमें ऑलमोस्ट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिलती है। तो इट इज़ फाउंड इन every living organism. Okay? और हम हमेशा अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। अगर आप अवेयर हो तो ही आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे, अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर पाओगे। जैसे प्लांट रिस्पॉन्ड करता है एनवायरनमेंट को, जहाँ से सनलाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में बढ़ना, ये प्लांट का रिस्पॉन्स है, यानी प्लांट कॉन्शियस है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली दे आर कॉन्शियस। वो रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट को, वो वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमंस हम रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर कोई भी सरफेस हॉट है हम जैसे हाथ लगाएंगे, हम तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हाथ हटा दे रहे हैं, दैट मीन्स वी आर रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरनमेंट, हम कॉन्शियस हैं। तो ये सारी जो चीज़ें वो कॉन्शियसनेस के अंदर आती है। तो जैसे कि प्लांट, ह्यूमन इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस को अगर हम और डिफाइन करने जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल खुद से रिप्रोड्यूस कर रहा है, खुद से इवॉल्व हो रहा है और खुद अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसे एनिमल को हम कह सकते हैं कि वो कॉन्शियस है और वो अपने एनवायरनमेंट में अपने जो भी स्टिमुला है उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो एवरी सेल्फ रेप्लिकेटिंग evolving and self-regulating animal will show consciousness. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाई जाएगी। सो इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, चलो तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ थी। तो आपको ये चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में याद रखना है। इसमें बस आपको MCQs आएंगे कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर से, यहाँ से ज़्यादा कुछ मेजर पार्ट नहीं आएगा। चल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमिक्स। उसमें से थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, क्या होता है टेक्सोनॉमी और क्या होता है सिस्टमैटिक्स? अगर आप किसी एनिमल का इवोल्यूशनरी स्टडी कर रहे हैं तो उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाता है।
कि पहले जो प्लांट थे वो एल्गे थे, देन एल्गे से ब्रायोफाइट आए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। सो आप ये जो लाइन पढ़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। तो वी कैन से व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी स्टडी। ओके, आप क्लासीफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। क्लासिफिकेशन on the basis of evolutionary study is called systematics. Okay, then taxonomy क्या है? देखो इस दुनिया में कुछ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है। सिंपली वी कैन से दैट 17 से 18 लाख स्पीशीज़ हैं। इनमें से मेजॉरिटी हमारे इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स जो होते हैं वो इंसेक्टा वो वाले होते हैं, वो इकोलॉजी में है, हम वहाँ पर देखेंगे। तो टैक्सोनॉमी क्या है? एंड सारे एनिमल्स को अगर हमें स्टडी करना है, सपोज हम चाहते हैं कि हम सारे एनिमल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक एक एनिमल को जाएं और उनको पर्सनली स्टडी करें। तो हम क्या करते हैं, उन एनिमल्स के ग्रुप बना देते हैं, उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है और सिर्फ उन ग्रुप की स्टडी की जाती है, उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो अब जब कोई ग्रुप बना रहे हो या फिर किसी भी कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड कर रहे हो, तो उस ग्रुप या उस कैटेगरी को टैक्सा कहा जाता है। एंड स्टडी ऑफ दैट टैक्सा या दैट टैक्सॉन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ओके, सो क्या लिखें हम? फॉर प्रॉपर स्टडी ऑफ living organism will make groups or categories. We will make groups or categories such groups or categories are known as टैक्सॉन और टैक्सा। ओके, एंड स्टडी ऑफ दिस टैक्सॉन, दिस टैक्सा इज नोन एज टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ टैक्सॉन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो ये जो टैक्सा है या जो ये टैक्सॉन है वो बड़ा या छोटा हो, कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल किंगडम हो सकता है या एक स्पीशीज़ हो सकता है, एक जीनस हो सकता है। तो टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है, क्लास हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। तो टैक्सॉन कैन बी वेरी लार्ज और स्मॉल, बट उनकी स्टडी को हम जो भी पूरे टैक्सॉन को पढ़ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो जैसे कि हमने कहा कि इतने एनिमल्स हैं, ज़्यादा एनिमल्स हैं, और हर एक एनिमल का उनके पर्टिकुलर लोकेलिटी में अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं, राइट? हर एक एनिमल के पर्टिकुलर लोकेलिटी में क्या होते हैं? लोकल नेम्स होते हैं। उन लोकल नेम से आप हर एक एनिमल को पहचान नहीं सकते। ओके, पर्टिकुलर इंडिया में किसी एनिमल का कुछ और नाम है, पर दूसरे कंट्री में उस एनिमल का कुछ और नाम होगा। तो कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि एक ही एनिमल के दो नाम, किसी को समझ में आता नहीं कि किस एनिमल के बारे में बात की जा रही है या किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो हमने क्या कहा कि हम इन सभी एनिमल्स को एक नाम देंगे जो पूरा यूनिवर्सल होगा पूरे वर्ल्ड में, और ऐसे नामों को साइंटिफिक नेम या हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम अगर या बोटानिकल नेम्स कहा जाता है। अगर प्लांट्स हैं तो उनको बोटानिकल नेम कह दिया जाएगा। तो ये जो नाम रखन, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम नाम रख रहे हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। ओके, ये नॉमेनक्लेचर, ये सारी स्टडी भी टैक्सोनॉमी के अंडर आती है। जैसे कि आप पर्टिकुलर आपको कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला है, तो आप इस पहले ऑर्गेनिज्म को क्या करोगे? देखोगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलते हैं, आइडेंटिफाई करोगे कि ये कैसा है, इसके कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा जैसे या मॉलिस्का जैसे या फिर मैमल जैसे कैसे कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को पहचानने के बाद उसको आप पर्टिकुलर ग्रुप में रख दोगे, क्लासीफाई कर दोगे। देन
इस क्लासीफाई करने के बाद आप इसको एक नाम दोगे कि ओके ठीक है, इसको मैंने पहचान लिया, मुझे ये मिला, चलो अभी इसे नाम दे देते हैं। इसका जो नाम है वो पूरा जो प्रोसीजर है वो नॉमेनक्लेचर में आएगा। और ये जो नाम रखने से चीज़ें कन्वर्सेशन ईजी भी हो जाती है, क्योंकि ये नेम जो है वो यूनिवर्सल है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर का प्रोसीजर क्या होता है। हम जो नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं वो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब हम किसी भी एनिमल का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे, उसमें 2 वर्ड्स होने चाहिए। बाय मीन्स 2, नॉर्मल मतलब नेम, 2 नाम होने चाहिए। जैसे नॉर्मली हम अगर एग्जांपल दें तो हमारा नाम और सरनेम होता है, उसी तरह से भी किसी आप ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे तो उसमें 2 वर्ड्स होने चाहिए। बट आपको नाम देना है फॉर एग्जांपल किसी प्लांट को या फिर किसी एनिमल को, तो इनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और इन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स दिए हैं, वो रूल्स फॉलो करके ही आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट का नाम रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको नाम रखना है किसी प्लांट का, तो उसके लिए जो आप लाइक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। सो ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बोटानिकल टर्म आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ प्लांट की बात हो रही है। देन नेक्स्ट है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आपको किसी एनिमल को नाम देना तो ICZN नाम देगा, और किसी प्लांट को नाम देना तो ICBN। तो इनके जो रूल्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। रूल्स क्या कहता है? पहला रूल है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी 2 वर्ड होने चाहिए, 2 वर्ड्स। और ये जो 2 वर्ड्स होंगे उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम एंड सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज नेम। या इसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं। जीनस नेम को जेनरिक नेम या स्पीशीज नेम को स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है। ओके, ये हो गया। जैसे जीनस किसी को भी क्लासीफाई करेंगे तो एंड में जो जीनस और स्पीशीज आता है वो इनका नाम होना चाहिए। जब भी आप जीनस नेम लिखोगे तो वर्ड फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस नेम शुड बी कैपिटल। फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस नेम शुड बी कैपिटल। ओके, और जो आपका स्पीशीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें स्मॉल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं जब मैंजीफेरा इज़ अ जीनस नेम, इंडिका इज़ अ स्पीशीज़ नेम, सो लेट्स राइट इट्स अ जीनस and indica is a species name. तो मैंजीफेरा का जीनस नेम है तो इसका पहला जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो M, वो कैपिटल है। बाद में अब स्पीशीज़ है, उसके बाद सारे अल्फ़ाबेट क्या होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप इसको लिखोगे ये अंडरलाइन होना चाहिए। तो जब भी अंडरलाइन करोगे तो ये फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन और देन उसके बाद सेकेंड वर्ड अंडरलाइन, दोनों को मिक्स नहीं करना। आप ऐसे मिक्स, ये अंडरलाइन नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, ये दोनों को लाइक सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ओके, सो व्हेन रिटन इट शुड बी अंडरलाइंड। ठीक है, और ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको हमेशा ग्रीक या इटालिक लैंग्वेजेस के ही वर्ड्स होने चाहिए।
क्योंकि वो लैंग्वेजेस डेड लैंग्वेजेस से कहीं बोली नहीं जाती, तो हमेशा वही हम लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं नाम रखने के लिए। तो मैंगो का जो वर्ड है लाइक नेम है मैंजिफेरा इंडिका, वो इटालिक या ग्रीक वर्ड होना चाहिए। जब आप कहीं भी इनको प्रिंट किया जाता है टेक्स्ट बुक में, तो इनको इटालिक फ़ॉन्ट में प्रिंट किया जाता है। जो ऐसे थोड़े से टेढ़े फ़ॉन्ट हो जाते हैं, वो इटालिक फ़ॉन्ट में हम इनको अगर प्रिंट किया जाएगा बुक में, तो इस फ़ॉन्ट में होता है। और कुछ अगर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, तो जैसे मैंजिफेरा इंडिका ये 2 वर्ड हैं, तो इस 2 वर्ड में जो पहला जीनस नेम होता है वो कोई भी नाउन हो सकता है, नाउन, ओके, किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्पीशीज़ नेम होता है वो उस आपके नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसे कि मैंगो का नाम मैंजिफेरा इंडिका है, तो मैंजिफेरा को हम सिंपली एक नाउन कह सकते हैं। लेकिन इंडिका ये कहता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू इंडिया, राइट। सो जो आपका स्पीशीज़ नेम होगा वो उस पर्टिकुलर जो भी जिसका भी नाम है, प्लांट या एनिमल, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तो आज हमने हमारे जो 2 मतलब लाइक मेजर इसके आपके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक हैं प्रॉपर्टीज़ एंड टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और बोटानिकल नॉमेनक्लेचर या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 2 पार्ट हम करेंगे। थैंक यू।